हम लोगों ने पढ़ा है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स के बारे में कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर या फिर इसको हम अमाइनो एसिड डिसऑर्डर्स बोले, ये कंडीशन इसमें बॉडी किसी अमाइनो एसिड को ब्रेक, कन्वर्ट या ट्रांसपोर्ट या फिर यूटिलाइजेशंस प्रॉपर्स नहीं कर पाती। मोस्टली ये इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म्स होते हैं, किसी स्पेसिफिक एंजाइम्स या फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की डिफिशियंसी या फिर डिफेक्ट के कारण ये डेवलप होती है। तो एंजाइम्स डिफेक्ट जो है, मान लो कोई मेटाबॉलिक पाथवे चल रहा है, उस पाथवे में कोई ब्लॉकेज हो जाए, कोई सब्सटेंस एक्यूमुलेशन हो जाए, तो जो प्रोडक्ट है वो डिफिशियंस हो जाएगी और कहीं ना कहीं वो टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो दे सकती है। बेसिकली जब क्लासिफिकेशन होता है हमारे प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म्स का, तो उसमें हमेशा डिसऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड्स मेटाबॉलिज्म्स, यूरिया साइकिल से डिसऑर्डर हुआ है या फिर डिसऑर्डर जो है वो प्रोटीन डाइजेशन या फिर एब्जॉर्प्शन की वजह से है, उसमें देखा जाता है। फिर देखा जाता है कुछ क्लिनिकल फीचर्स, जैसे कि बच्चा जो है मान लो इनबॉर्न में है तो फीडिंग अगर पुअर कर रहा है, कि उसे वॉमिटिंग हो रही है, उसकी डेवलपमेंट्स जो है वो डिले है, सीजर्स आ रहे हैं या फिर उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मसल्स वीकनेस है या फिर करेक्टरिस्टिक यूरिन या फिर बॉडी ऑर्डर्स है या फिर हाइपर एनोमिया विद द इसको स्थैलोपैथी इन यूरिया साइकिल कहीं ना कहीं डिफेक्ट है वो देखा जाएगा। बेसिकली कुछ डिसऑर्डर जिसमें फेनिल केटोइनोरिया, जिसमें एक एंजाइम जिसका नाम होता है फेनाएलेनिन हाइड्रोजिलेज डिफिशियंसी की वजह से बॉडी में फेनिल एलानिन का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मौसी स्मेल्स आना, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाना, सीजर आने लगता है, एक्जिमा आने लगती है और लाइट्स हेयर और स्किन हो सकती है। दूसरा है मैपल सीरम यूरिन डिजीज़, बेसिकली ब्रांचेज चेन अल्फ़ा कीटो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की डिफिशियंसी की वजह से होता है। इसमें ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलिनिन या फिर उसके कीटो एसिड का क्या होने लगता है, एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके यूरिन में से कुछ स्वीट मैपल्स लाइक स्मेल आना शुरू हो जाती है, फीडिंग, वॉमिटिंग या फिर लेदरी, कभी कभी कोमा वाली भी कंडीशन आना स्टार्ट हो जाती है। फिर आता है हीमोसिस्टोनूरिया, जो कि सिस्टोथायोनिन बीटा सिंथेटेज डिफिशियंसी एंजाइम्स की डिफिशियंसी की वजह से आता है, जिसको हम होमोसिस्टिनिन का एक्यूमुलेशन होना लगता है, जिससे टॉल और थीन जो है वो लेंसेज डिसलोकेशन हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस, थ्रोम्बोसिस और मेंटल रिटार्डेशन वाली भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। फिर आता है एक टायरोसिनेमिया, जो कि टायरोसिन मेटाबॉलिज्म्स की डिफेक्शन की वजह से होती है। बहुत सारे एंजाइम्स उसमें डिफेक्ट हो जाते हैं, जैसे टायरोसिन एंड टॉक्सिन मेटाबॉलिज्म होने लगता है, लीवर और किडनी धीरे धीरे डैमेज होने लगती है, रिकेट्स और न्यूरोलॉजिकल साइंस देखने को मिल सकती है। फिर आता है हमारा एल्कोटोनेरिया, जो कि एक होमोजेनेटेज ऑक्सीडेज डिफिशियंसी की वजह से होता है, एक हीमोजेनेटिक एसिड जो कि यूरिन बेसिकली ब्लैक कलर की आर्थराइटिस और ऑस्टियोसिस जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। सिस्टोनोरिया एक और डिजीज़ है जिसका नाम होता है हेरनेप डिजीज, जिसमें न्यूट्रल अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट का क्या हो सकता है, डिफेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग कुछ यूरिया साइकिल के डिसऑर्डर्स के बारे में देखेंगे कि यूरिया साइकिल से कौन कौन सी डिसऑर्डर्स देखने को मिलती है। एक एंजाइम्स होता है जिसका नाम है कार्बोमाइल फॉस्फेटेज सिंथेटेज, उसकी डिफिशियंसी की वजह से एक CP1 डिफिशियंसी होती है, एक है आर्थिनीन ट्रांस कार्बोक्सिलेज OTC, जिसकी एक्स लिंक में OTC डिफिशियंसी देखने को मिलती है। देखो कुछ जो है इम्पोर्टेंस एंजाइम्स भी दिए गए हैं, किसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती है। एक प्रोटीन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, मतलब पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन इनडिफिशियंसी की वजह से टायरोसिन, काइमोट्रैप्सिन, स्टेन और लाइपेज की डिफिशियंसी होने की वजह से मल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, जिसमें सिलेइक डिजीज़, ट्रॉपिकल स्पैरो शॉर्ट बावल सिंड्रोम्स भी देखने को मिलता है, जैसे कि फैट में, स्टूल में फैट आने लगता है, वेट लॉस होने लगती है, प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन हो जाता है और फैट सॉल्युबल विटामिन की भी डिफिशियंसी हो सकती है। मेरे
रिप्लेसमेंट कैसे करें, जितना अर्ली डायग्नोस्ड हो जाए उतना अच्छा है। डाइट्स थेरेपी दे, वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को रिस्ट्रिक्टेड कर दे, स्पेशल मेडिकल्स फार्मूलाज का यूज़ करें, विटामिन और को फैक्टर के सप्लीमेंट्स दें, ड्रग्स दें जिससे टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म्स को रिड्यूस कर सके, रेगुलर मॉनिटरिंग करें ग्रोथ एंड डेवलप की, और जेनेटिक काउंसलिंग करना एज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये हमारा है पूरा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म्स डिसऑर्डर। मैपल सिरप यूरिन डिजीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। मैपल सिरम यूरिन डिजीज़ एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऑफ ब्रांचेस है अमाइनो एसिड्स की। बेसिकली जो हमारा अमाइनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म्स में कोई डिफिशिएंसी हो जाए या फिर किसी हार्मोन्स की डिफिशिएंसी हो जाए, दैट इज़ कॉज टू अ मैपल सिरम डिजीज़। मतलब मैपल सिरम डिजीज़ एक इनहेरिटेंस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी 3 ब्रांचेज चेन अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन नहीं कर पाता। मतलब ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वेलिनिन, अगर ये तीनों साथ में आ गए तो इनको अगर मान लो किसी डिफिशिएंसी की वजह से इनका ब्रेक डाउन ना हो पाए तो ये अमाइनो एसिड्स और उनके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट के एक्यूमुलेशन के बाद हमारा ब्रेन और हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है। नॉर्मली जो हमारा ब्रांचेज अमाइनो एसिड्स है वो क्या करते हैं, मतलब ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वेलिनिन जो कि एक ब्रांचेज चेन कीटो एसिड्स में बनते हैं, और एक एंजाइम्स वहाँ पे आती है BCKDH एंजाइम जो है वो क्या करती है, फर्दर इनका मेटाबॉलिज्म्स करती है। और ये MSUD जो है उसमें जो हमारा ब्रांचेज चेन अल्फ़ा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स डिफिशिएंसी या फिर डिफेक्टिव हो जाता है, इसलिए जो हमारा ब्रांचेज चेन अल्फ़ा कीटो अमाइनो एसिड्स है वो प्रॉपरली मेटाबोलाइज्ड नहीं हो पाते हैं और ब्लड में वो जाके क्या होने लगते हैं, एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली ये ऑटोसोमल इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, यानी अफेक्टेड चाइल्ड्स में एबनॉर्मल जीन की 2 कॉपी इनहेरिटेड हो जाती है, यूजुअली एक मदर और एक फादर से। कोई 2 लाख में कोई एक ऐसा इन्फेंट होता है जिसके अंदर मैपल सिरप यूरिन डिजीज़ देखी जाती है। इसका नाम मैपल सिरम्स क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो है यूरिन और बॉडी फ्लूइड्स में जो है स्वीट मैपल सिरप जैसी करेक्टरिस्टिक स्मेल आती है। मतलब जो इनका यूरिन होता है और ब्लड होता है उसमें कुछ मैपल सिरप जैसी करेक्टरिस्टिक स्मेल आने की वजह से इसका नाम मैपल सिरम यूरिन डिजीज़ रखा गया है। बेसिकली इसमें क्या होगा, पुअर फीडिंग होगी, उसके बाद इसमें वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाती है, इरिबिलिटी हो जाती है, वेट गेन जो है पुअर होना स्टार्ट हो जाता है, मसल स्टोन में एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है, सीजर्स हो सकते हैं और कभी कभी लोग केसेस में कॉन्शियसनेस भी इफेक्ट होने लगती है। यूरिन में मैपल सिरप जैसी क्या आती है, स्मेल आने लगती है। कुछ देखो ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वेलिनिन जो है जब ये मेटाबोलाइज्ड हो जाते हैं तो ये अल्फ़ा कीटो आइसोकॉपरेट, ये अल्फ़ा कीटो मेथिल वेलरेट और ये अल्फ़ा कीटो आइसोवेलरेट का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये तीनों मिलके क्या करते हैं, ब्रांचेज चेन का फॉर्मेशन करते हैं जिनको SMDU जो है मतलब मैपल्स सीरम जो है वो दैट इज़ डिजीज़ की वजह से जो है मैपल सीरम यूरिन डिजीज़ की वजह से क्या होता है, ये आइसोवेरलिन मेथिब्यूटरील को एंजाइम्स और आइसोब्यूटरील एसिटिल को एंजाइम इसके साथ आइसो एसिटिल और सक्निल को एंजाइम्स का फॉर्मेशन होगा। ये कैटालिटिक पाथवे है वो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड की वजह से है। और ये कैरेक्टरिस्टिक सिंबल्स कुछ आते हैं जिसमें नॉर्मल बर्थ और सिम्टम्स जो है वो अपीयर आ सकते हैं, फर्स्ट वीक तक आ सकते हैं। प्लाज्मा और यूरिनरी लेवल्स में ब्रांचेज अमाइनो एसिड्स एंड करस्पॉन्डिंग अल्फ़ा कीटो एसिड और हाइड्रोक्सिक एसिड आ सकती है, स्पेशली फ्रॉम द ल्यूसीन आ सकता है। यूरिन्स में कुछ स्मेल्स मैपल सिरप्स की स्मेल आ सकती है और जो कि नॉमेनक्लेचर से इसका नाम मैपल सीरम यूरिन्स रखा गया है। बच्चे को खाने में डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है जिसकी वजह से न्यूट्रिटल्स वॉमिटिंग हो सकता है
और बच्चा जो है वो प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ देखने को मिल सकती है, और जो फिजिकल्स और मेंटल रिटार्डेशन भी देखने को मिल सकता है। हाई पिचेस क्राई है, पेशेंट स्लीप लॉन्गर एंड मोर ऑफन, पेशेंट ज़्यादा सो सकता है, ज़्यादा समय तक सो सकता है। लेदरिंग मतलब वीकनेस जैसा फील हो सकता है। चिल्ड्रन को उसके साथ साथ मेटाबॉलिक क्रिसिस के भी रिस्क जो है वो देखने को मिल सकता है। एसिडोसिस और हाइपोग्लाइसेमिक वाली कंडीशंस भी देखने को मिल सकती है। बेसिकली जो है ये जो हमारा मैपल डिजीज़ है, मैपल सीरप डिजीज़, यूरिन डिजीज़ जो है वो उसमें जो ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वेलिनिन का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनके साथ ब्रांचेज चेन कीटो एसिड एक्यूमुलेशन होने लगते हैं। और एलो आइसोल्यूसिन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक मार्कर होता है। कैसे जानेंगे कि किसी बच्चे को हमारा जो है मैपल सीरम यूरिन डिजीज़ कैसे हुआ है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो है बच्चे को हो सकता है उसके यूरिन टेस्ट करेंगे तो उसमें ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलिनिन लेवल चेक किया जाता है। यूरिन टेस्ट में एबनॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट डिटेक्ट किया जा सकता है। जेनेटिक टेस्ट में डिजीज़ कॉजिंग जीन वेरिएंट आइडेंटिफाई किया जा सकता है। न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग में डिजीज़ जो है वर्ली डिटेक्ट हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट को एक स्पेशलाइज मेटाबॉलिक टीम के सुपरविजन्स में रखा जाता है, जिसमें जो है हमारा ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वेलिनिन की जो क्वांटिटी उसको कंट्रोल की जाती है। इन्हें कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। स्पेशल मेटाबॉलिक फार्मूलाज दिया जाता है जिसमें वो जो हमारा BCCA मतलब ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन या फिर वेलिनिन की जो मात्रा है वो बहुत केयरफुली कंट्रोल किया जाए। और बॉडी को सफिशिएंट एनर्जी देना इम्पॉर्टेंट होता है ताकि जो हमारा स्टोर प्रोटीन है वो एक्सेसिव ब्रेकडाउन्स ना हो सके। थायमिन, कुछ पेशेंट्स में थायमिन रिस्पॉन्सिस जो है होता है जिसमें वो थायमिन बेनिफिशियल हो सकता है। एक्यूट सेब्रल डिफिसिट्स में अर्जेंट हॉस्पिटल्स ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होती है। कहीं कहीं पे लीवर ट्रांसप्लांटेशंस भी देखा गया है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट का ऑप्शन हो सकता है। तो बेसिकली जो हमारा मैपल सीरप यूरिन डिफिशिएंसी है वो BCA मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जो कि हमारे ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वेलिनिन की मात्रा बढ़ जाती है। एक एंजाइम्स जिसका नाम है BCKDE, उसकी डिफिशिएंसी हो जाती है। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है जिसमें मैपल सिरप लाइक स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। और मेन प्रोटीन जो है वो प्रॉब्लम्स क्या होती है, जो हमारा BCCA है और कीटो एसिड एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। जो दूसरा हमारी बीमारी है जिसका नाम है मेथिल्स मेलानोइक एसिडोरिया, जिसको हम MMA के नाम से जानते हैं। मेथिल्स मेलानोइक एसिडोरिया एक इनहेरिटेंट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी में कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स के मेटाबॉलिज्म्स से बनने वाले मेथिल मेलानोइक एसिड्स की प्रॉपर्ली प्रोसेस नहीं कर पाती है, जिससे जो हमारा मेथिल मेलानोइक एसिड है वो ब्लड और यूरिन्स में क्या होने लगता है, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली किसी 50 से 1 लाख बच्चों में से कोई एक ऐसा बच्चा होता है जिसको बेसिकली इसकी डिफिशिएंसी देखने को मिलती है। नॉर्मली हमारी बॉडी में प्रोपेनिल को एंजाइम्स, मेथिल मेलानोइन को एंजाइम्स से सक्सनिल को एंजाइम्स और TCA साइकिल में चला जाता है। बेसिकली ये कॉज होता है हमारे मेथिल मेलानोइन को एंजाइम्स म्यूटेज की डिफिशिएंसी से। ये एंजाइम्स विटामिन B12 डिपेंडिंग होती है और विटामिन B12 मेटाबॉलिज्म्स या फिर प्रोसेसिंग अगर डिफेक्ट हो जाए, बॉडी में विटामिन B12 अवेलेबल्स होने के बावजूद भी प्रॉपर यूटिलाइजेशंस ना हो पाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है हमारा मेथिल मेलानोइक एसिडोरिया। और ये रियरली न्यूट्रिशन विटामिन B12 की डिफिशिएंसी से होती है, जिसमें विटामिन 12 की डिफिशिएंसी से जो हमारा मेथिल मेलानोइक एसिड लेवल्स है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और ये जेनेटिक्स फॉर्म मतलब एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ होता है जिसमें
बच्चे में या फिर इन्फेंट में देखा गया है कि पुअर फीडिंग है, वॉमिटिंग्स है, वीकनेस है, बच्चा कमज़ोर रहता है, कुछ डेवलपमेंट्स में प्रॉब्लम, मसल्स वीकनेस, डिहाइड्रेशंस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है, जिसमें हमारा जो मेथिल मेलेनोइक एसिड्स है वो बेसिकली जो है एडिसोरिया में बेसिकली मेलेनोइक एसिड से मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कीटोसिस, हाइपर एमोनिया और लो ब्लड ग्लूकोज लेवल हो सकता है, जिसका डायग्नोस हम यूरिन ऑर्गेनिक एसिड एनालिसिस की वजह से, जिसमें मेथिल मेलेनोइक एसिड इंक्रीज होगा। ब्लड टेस्ट जैसे कि ब्लड गैस, अमोनिया, ग्लूकोज एक्सेट्रा की सिचुएशन को हम देख सकते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक जेनेटिक कॉजेज आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो सकता है। विटामिन B12 की टेस्टिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन विटामिन 2 की डिफिशिएंसी से इनहेरिटेंस जो है हमारा MMA जो है वो क्या हो जाती है, वो जो डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देती। मान लो आइसोल्यूसिन, मेथोनिन, थ्रेओनिन और वेलिनिन बेसिकली काम करके प्रोपिलिन को एंजाइम्स का फॉर्मेशन कर रही हैं, और वो ओल्ड चेन फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल और प्रोपेनोइक एसिड भी इसके साथ मिल रहा है। अब मान लो यहीं पे विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो सक्सिनिल को एंजाइम्स का क्या होगा, फॉर्मेशंस नहीं हो पाएगा, मतलब पूरी तरीके से मेटाबॉलिक डिफेंड हो जाएगी और मेथिनिन मेलेनोइन एसिडेमिया या फिर एसिडोरिया जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, जिसमें कुछ सिम्टम्स आना स्टार्ट हो सकते हैं। वॉमिटिंग है, डिहाइड्रेशंस है, पुअर मसल स्टोन है, कीटो एसिडोसिस है, हाइपर एमोनिया है, हाइपर ग्लाइसीमिया है, ये सब देखने को मिल सकती है। अनकंट्रोल सिचुएशंस में इन्फेंट जो है वो 3 to 4 वीक्स तक सर्वाइव करता है एसिडोसिस, मतलब लो pH की वजह से। मेथिल मेलेनोइक एसिड इनहिबिटर्स को जो है वो क्या करता है, एन एसिटिल ग्लूटामेट सिंथेसिस, और ये एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे पॉजिटिव मॉड्यूलेटर ऑफ यूरिया साइकिल्स के लिए, और ये लीड टू क्या करते हैं, बिल्डअप करते हैं अमोनिया का, और एक्सेसिव अमोनिया जो है वो कैन बी डाइवर्टेड टू डीनामोग्लाइसिन सिंथेसिस। सेकेंडरी जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है वो होती है मेथिल मेलेनोइक एसिडेमिया, जिसमें एक इंटैक्टुअस इम्पेयरमेंट्स हो जाती है, कुछ प्रोग्रेसिव्स रेनस फेल्योर्स और पेनक्रियाटिक्स प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनके कुछ करेक्टर्स पीरियड्स ऑफ रिलेटिव हेल्थ या फिर इंटरमीडिएट मेटाबॉलिक डिकम्पेशंस और एसोसिएटेड इन्फेक्शन और स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। नो कंसेंसस ट्रीटमेंट जो है, इसमें बेसिकली ट्रीटमेंट्स में हम जो है मान लो कॉजेज़ और सर्विलिटी पे डिपेंड्स करता है, हम उसको विटामिन B12 दे सकते हैं। अगर डिसऑर्डर विटामिन B12 रिस्पॉन्सिबल हो तो एक स्पेशलाइज सुपरवाइज विटामिन B12 ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। प्रोटीन इंटेक को मेटाबॉलिक स्पेशलाइज डाइटिशियन की गाइड में केयरफुली मैनेज किया जा सकता है, और अदर्स मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट कुछ पेशेंट में कैर्निटीन जैसे सप्लीमेंट जो है वो स्पेशलाइज एडवाइस में दिया जाता है। और अगर एक्यूट सीरियस कंडीशन है तो सेवरल मेटाबॉलिक एसिडोसिस, डिहाइड्रेशन और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस तो है वो देखने को मिल सकते हैं।